दोस्तों नमस्कार। पूरा खेल गणित का है। पूरा खेल हिसाब किताब का है। उसके पीछे आज आप विचारधारा मत देखिएगा, क्योंकि देश के लोकतंत्र की असल हकीकत बहुमत का वो आंकड़ा होता है जिसके आश्रय सत्ता मिल जाए तो लोकतंत्र की जय हो, और अगर आंकड़े में पिछड़ गए तो फिर लोकतंत्र सही तार तार होते हुए दिखाई देने लगता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हलचल बिहार की राजनीति को लेकर है। 2025 दस्तक दे चुका है। इस बरस के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 सवाल बिहार की राजनीति को खाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि वाकई छात्रों का आंदोलन क्या सत्ता को बदलने की ताकत रखता है? दूसरा सवाल, सत्ता बदलने की ताकत अगर छात्रों में है तो क्या इस दौर में खलनायक नीतीश कुमार हैं या फिर उनके साथ समर्थन दे रही बीजेपी भी है? और तीसरा सवाल, बिहार को क्या वाकई किसी नए चेहरे की जरूरत है और वह चेहरा मौजूदा वक्त में आरजेडी के भीतर नहीं है क्या? ये 3 सवाल दरअसल बिहार की राजनीति को लेकर दिल्ली में लगातार हलचल मचाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता का कोई अपना ऐसा चेहरा नहीं जो पूरे बिहार को अपने पीछे लेकर चल सके। चुनावी जीत के लिए जातीय समीकरण मायने रखती है, इससे कोई इनकार करता नहीं, लेकिन चेहरा तो चाहिए। और बीजेपी के पास एक ही चेहरा हुआ करते थे, सुशील मोदी, जिनका निधन हो चुका है, और उस शून्यता को भरने के लिए कोई नेता इस दौर में उभरकर सामने आया नहीं। अब सवाल यह है कि बीते 2 दशकों से नीतीश कुमार जिस राजनीतिक लकीर पर लगातार चल रहे हैं, उसमें वो बैलेंस कुछ आंकड़ों के लिहाज से ऐसा बना ही लेते हैं जहां पर उनके बगैर या तो आरजेडी या फिर बीजेपी चल नहीं सकती। लेकिन इस बार दिल्ली का चिंतन नीतीश कुमार से ज्यादा चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान की उम्र चुनौती देती है तेजस्वी यादव को। चिराग पासवान की समझ और उनकी राजनीतिक पहलकदमी बीजेपी के करीब उन्हें लेकर आती है, और बीजेपी के करीब ना भी लेकर आए, लेकिन मोदी शाह की राजनीति के वो असल वजीर हैं बिहार में कम से कम, और उनके पास 5 सांसद भी हैं। आंकड़ों के लिहाज से दिल्ली इस चिंतन को भी कर रहा है कि इस वक्त एनडीए की ताकत 293 की है, 293 की है। अगर उसमें से जनता दल यूनाइटेड के सांसद समर्थन वापस ले लेते हैं, यानी दिल्ली में एक बार फिर पलटने की परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिसके लिए दरवाजा लालू यादव बार बार कह कह कर खोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव इस दौर में खामोशी बरते हुए हैं। लेकिन बिहार के छात्र आंदोलन और बिहार की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों ने एक चेतावनी तो हर किसी को दे डाली है कि 2025 का चुनाव पुराने पारंपरिक चुनाव जैसा बिल्कुल नहीं होगा। यह चुनाव हटकर होगा और परिणाम भी हटकर आएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि उसमें कौन सा नया प्लेयर शामिल होता है और उस नए प्लेयर के पीछे कौन कौन खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार इस हकीकत को समझ चुके हैं। उनका पटाक्षेप 2025 में तय है, साथ रहें या ना रहें। लेकिन उन्हें कुछ राजनीतिक गारंटी चाहिए जो बीजेपी देगी नहीं, क्योंकि खलनायकी के तौर पर वो चाहती है बीजेपी भी अपनी राजनीति को साधने के लिए कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो जाए तो फिर सामने आरजेडी होगी, और आरजेडी को काउंटर करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ चिराग पासवान होंगे। लेकिन अगला सवाल, चिराग पासवान को इससे मिलेगा क्या? चिराग पासवान की अपनी राजनीति अभी विस्तार की है, उनकी अपनी राजनीति अभी मान्यता पाने की है, उनकी अपनी राजनीति अभी बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की तर्ज पर अपने कद को बढ़ाने की है। तो क्या बीजेपी और संघ का पूरा कैडर अगर चिराग पासवान के पीछे खड़ा हो जाए, जिसको लेकर चिंतन मनन लगातार दिल्ली में हो रहा है, तो क्या वाकई चिराग पासवान चेहरे के तौर पर, वह भी बीजेपी के तौर के चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं? अगला सवाल जो दिल्ली में घमासान मचाए हुए है, उसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल बन गए, केरल से सीधी उड़ान भरी और बिहार पहुंच गए। बिहार की राजनीति में उनकी दखल
कम से कम समझ के तौर पर तो किसी भी राज्यपाल से ज्यादा है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि आरजेडी का जो वोट बैंक, जिस एमवाई थ्योरी के तहत वो चलते हैं, उसमें एक बात और भी सामने इस दौर में जब उभर चुकी है कि कांग्रेस अपने वजूद को लगातार बिहार में टटोल रही है। वो चाहती है कि पुरानी पारंपरिक परिस्थितियां उसके साथ जुड़ जाए जो 30-35 बरस पहले कांग्रेस के नाम पर हुआ करती थी। और इस दौर में लालू यादव कहीं या तेजस्वी यादव कहीं या आरजेडी अपनी राजनीतिक विस्तार को कम होते हुए देखना नहीं चाहती है। यहीं से असल खेल शुरू हो रहा है, जिसमें लालू यादव जब कहते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है तो यह संदेश नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी को बढ़ाता है। और नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी बीजेपी को उस दिशा में ले जाती है जहां वह बिहार में एक नए राजनीतिक प्रयोग को करने की दिशा में आए और चिराग पासवान को सामने खड़ा कर दे। और इन सब के लिए क्या पटना का राजभवन, बीजेपी का नया हेडक्वार्टर अगले 8-10 महीने तक चलने वाला है? क्योंकि आरिफ साहब की मौजूदगी समाज के भीतर किसी भी कार्यक्रम में उनके खुले तौर पर जाना आना, बीजेपी के नेताओं से मिलना, बीजेपी के नेताओं का उनसे मिलना, और जिस वोट बैंक के आश्रय आरजेडी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहती है, उसमें सेंध लगाने के लिए आरिफ साहब की अपनी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक समझ कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि बिहार में बीजेपी के किसी नेता के पास दिल्ली का वह ग्रीन कार्ड नहीं है जो ग्रीन कार्ड इस दौर में राजभवन में बैठे आरिफ साहब के पास। फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। जो देश आगे जाएगा, बिहार भी आगे जाएगा। यानी विचार के तौर पर, सेंध लगाने के तौर पर, नई बिसात बिछाने को लेकर, और इस दौर में आंदोलनरत छात्रों के सामने भी एक भविष्य का मसौदा तैयार करके कम से कम मौजूदा नीतीश की सत्ता को अगर खारिज करने की जरूरत पड़ गई, जहां पर नीतीश कुमार एक बार फिर पलट जाएं, तो फिर आरिफ साहब से बेहतरीन व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए व्यवस्था इस रूप में की जा रही है कि हर महीने कम से कम 1 या 2 सेमिनार राज्यपाल की मौजूदगी में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में होने चाहिए। और आरिफ साहब अपनी समझ, अपनी दृष्टि और राजनीतिक तौर पर जहां सेंध लगाना है, वहां पर उन बातों का खुले तौर पर जिक्र कर सकें जिससे धीरे धीरे एक मैसेज उसी तर्ज पर बनने लग जाए जैसा प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के जरिए जो बिहार भर में घूमते वक्त मैसेज दिया, उस मैसेज के भीतर का सच बिहार की अर्थव्यवस्था रही। और अर्थव्यवस्था में जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति ने सेंध लगाया है, और जाति की राजनीति करने वाले अपने परिवार के अनुकूल राजनीति साधने में लगे रहे। इसीलिए परिस्थितियां कैसे बिगड़ती चली गई। यानी एक बिसात प्रशांत किशोर बिछा चुके हैं जिसमें उनके निशाने पर बीते 30 वर्षों से कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन्हीं सब का जिक्र उनकी जुबान पर रहा। लेकिन नया सवाल यह है, क्या इस दौर में एक बिहार में नई राजनीति उभर सकती है या नहीं उभर सकती है? और इसका दूसरा पक्ष यह है कि बिहार की राजनीति में उलटफेर अगर हो तो उसका असर दिल्ली पर कैसे पड़ेगा, और दिल्ली पर असर पड़ने के लिए चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लेना होगा, या फिर चिराग पासवान के लिए बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले ले। तो आइए जरा एक सिलसिलेवार तरीके से स्थिति को इसलिए समझें क्योंकि पहली बार पटना से ज्यादा दिल्ली में हलचल है, और दिल्ली की हलचल का बहुत साफ मतलब होता है कि दिल्ली में सत्ता किसी हाल में गंवानी नहीं है। इसीलिए अगर आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो एनडीए के पास इस वक्त 293 सांसद हैं, जिसमें 240 उसके अपने सांसद हैं, 16 सांसद दूसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं, उसके बाद शिवसेना
जो महाराष्ट्र में है, 7 सांसद उसके हैं, और उसके बाद 5वां नंबर जो है वो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके 5 सांसद हैं। यानी 12 माइनस होते हैं तो 281 पर आ जाती है एक झटके में एनडीए। 272 का जादुई आंकड़ा है। उसके बावजूद भी उसके पास 281 का मतलब है कि 9 सांसद ज्यादा हैं। उसमें चिराग पासवान की राजनीतिक सौदेबाजी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। और पटना के भीतर यह एनालिसिस राजनीतिक तौर पर आरजेडी और जेडीयू को लेकर उनके अपने आने वाले वक्त की बिसात बिछाने के लिए जो तरीके सोच रहे हैं, उसमें चिराग पासवान अगर वह भी इस पार आ जाए, यानी झटके में मैसेज जैसे इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ, उसी तर्ज पर बिहार की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ हर कोई सामने आ जाए, तो आखिरी मूवमेंट में यह भी हो सकता है कि जो मांझी साहब हैं, जिनके वो अकेले सांसद हैं हम पार्टी के साथ, उनका भी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। वो एक ही सही, लेकिन एक एक करके अगर आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारे एक एक सांसद, एनसीपी का एक सांसद, एजीपी का एक सांसद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरेशन जो असम की है उसका एक सांसद, आसू का एक सांसद जो झारखंड की पार्टी है, अपना दल का एक सांसद जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, एचएएम हम पार्टी एक सांसद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक सांसद, इसके बाद आइएगा तो जनसेना का 2 सांसद, जेडीएस का 2 सांसद, आरएलडी का 2 सांसद। यानी एक ऐसी परिस्थिति में है कि हर छत्रप या हर छोटे राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक सौदेबाजी का दायरा बढ़ाना है। और राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में सबसे पहले बिहार, चूंकि चुनाव होने हैं, वही सामने खड़ा है। और चिराग पासवान भी इसको बाखूबी जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने रफ्तार नहीं पकड़ी या मैसेज बड़ा नहीं दिया विधानसभा के चुनाव में, तो फिर यह बड़ी दूर की गोटी है कि 2030 में क्या होगा और 5 बरस के बाद क्या होगा। उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत सिर्फ अनुमान भर की रह जाएगी, या फिर वो अपने तौर पर लंका में आग लगाने की परिस्थिति में हनुमान बनकर उभर सकते हैं। ये दोनों 2 अलग अलग रास्ते चिराग पासवान के पास हैं। नीतीश कुमार की मुश्किल यह हो गई है कि नीतीश कुमार के साथ खड़े सांसदों को यह भरोसा हो नहीं पा रहा है, जो खास तौर से उनके सबसे करीबी सिपहसालार थे, वो इस भरोसे को पा नहीं पा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो इस बार जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए क्या, और एक झटके में चले जाए क्या बीजेपी के साथ। क्योंकि राजनीतिक साख इस दौर में नीतीश कुमार की गायब हो गई है और चमक दमक भी गायब हो गई है। लेकिन उसका अगला सवाल यह भी है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव जिस तरीके से चमक रहे थे और जो चुनौती बीजेपी को दे रहे थे, क्या इस दौर में वह चुनौती देने की स्थिति में है या नहीं है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में छात्रों का आंदोलन और छात्रों के भीतर का गुस्सा, बिहार में किसान मजदूर परिवारों की भागीदारी राजनीतिक तौर पर नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर का मतलब यह है कि जो भी राजनीति में एमएलए और एमपी बन चुका है, उसी परिवार से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी बिहार की राजनीति में है। तो चिंतन मनन जो दिल्ली के भीतर सबसे बड़ा हो चला है, उसमें 2 सवाल इतने बड़े हो गए हैं पहली बार कि बीजेपी के भीतर सबसे बड़ा सवाल यह हो गया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो कहीं बीजेपी को फायदा तो नहीं होगा, यानी बीजेपी यानी खुद की पार्टी को अगर फायदा हो रहा है तो क्यों लड़ना चाहिए। लालू यादव उनके लिए दरवाजा खोले या ना खोलें, लेकिन आप अपने लिए ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि दरवाजा यहां से बंद हो रहा है। और इसके तरीके बड़े आसान हैं। जिन जिन चीजों की मांग नीतीश कुमार ने केंद्र से की, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 16 वो सांसद जैसे ही कम होंगे, सरकार दिल्ली में अल्पमत में आ जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक सौदेबाजी, उनकी अपने राज्य की राजधानी अमरावती के लिए जितनी बड़ी पूंजी दी जा रही है, और इस दौर में विजयवाड़ा कहिए या फिर आंध्र प्रदेश की अगर परिस्थिति को समझे, तो तमाम बड़े कॉरपोरेट इस दौर में चंद्रबाबू नायडू के दरवाजे पर है, लेकिन बिहार में नहीं है।
बिहार में पिछले दिनों अडानी के पुत्र भतीजे जरूर गए, यानी अडानी ग्रुप की मौजूदगी जरूर रही और उन्होंने भरोसा और आश्वासन भी दिया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति अभी उस दिशा में जा नहीं पाई है जहां पर यह कहा जाए कि देखिए हम इतनी इंडस्ट्री ले आए, वोट हमें दे दीजिए, देखिए इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, वोट हमें दे दीजिए। अभी बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिकरण ऐसा हुआ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीतिक पहचान अर्थव्यवस्था से जोड़कर जरूर बनाई और उनके लिए जो दरवाजे कॉरपोरेट खोल रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, मोदी सरकार वहां पर सारे प्रोजेक्ट शिफ्ट कराने की स्थिति में, वह स्थिति बिहार को लेकर नहीं है। तो मतलब और मायने दो ही बाखिर में बचकर सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार खुद जाएंगे या बीजेपी ऐसी व्यवस्था कर देगी कि नीतीश कुमार चले जाएं? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इस दौर में नीतीश कुमार, लालू यादव या इंडिया गठबंधन के भीतर हरकत इस बात को लेकर भी है कि चिराग पासवान भी शिफ्ट करें और साथ में मांझी भी शिफ्ट करें? क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? यह सिर्फ एक एनालिसिस की स्थिति है। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? और अगर नहीं बन सकती है तो क्या चिराग पासवान को अगर चेहरा बीजेपी बना डाले तो फिर एक तरफ चिराग पासवान का होना, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का होना, और एक पॉलिटिकल सीनियर एम्पायर के तौर पर नीतीश और लालू की मौजूदगी 2025 के चुनाव में हो जाएगी? क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है या बना दी गई है? आप कहेंगे हो सकता है, कोई कहेगा संभव ही नहीं है। तो दिल्ली में हो रही हलचल के बीच जो 5 बड़ी परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। पहली बार बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो राजनीति उसने इससे पहले बिहार में साधी, इस बार उससे काम नहीं चलेगा। और यूं ही सरसंघचालक मोहन भागवत हो या आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर हो, यूं ही जिक्र नहीं कर रहा है कि मंदिर के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। यूं ही नहीं कर रहा है क्योंकि मंदिर की परिस्थिति आते ही बिहार में जातीय समीकरण एक नई दृष्टि से बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं। तो यह एक पूरी परिस्थिति बीजेपी के भीतर पारंपरिक राजनीति को बदलने को लेकर आ गई। बीजेपी से जुड़ी हुई दूसरी परिस्थिति चेहरे को लेकर चलने की है, क्योंकि डबल इंजन और डबल चेहरा नहीं चलेगा। डबल इंजन का मतलब दिल्ली में भी सत्ता है, यहां भी हो जाए, नहीं चलेगा। डबल चेहरे का मतलब है मोदी और अमित शाह का चेहरा, नहीं चलेगा। तो ऐसे में वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बिहार की राजनीति में किसी नए चेहरे को सामने उभार कर रख दिया जाए और नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए क्या चिराग पासवान की एंट्री करा दी जाए? यह मंथन की दूसरी स्थिति है। तीसरी परिस्थिति, क्या वाकई जो मुस्लिम यादव गठबंधन की राजनीति चलती रही उसमें कांग्रेस को लेकर मुस्लिमों को के भीतर जो सवाल थे वो बार बार ये कहते थे कि अगर कांग्रेस और आरजेडी साथ रहेगी तो फिर मुस्लिम पूरी तरीके से वोट उनको देगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम इसी तरीके से जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही यूपी में हो जाता है, वैसा ही बिहार में हो जाता है, तो कांग्रेस तो कभी पनप नहीं पाएगी। तो कांग्रेस को या तो बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी करनी है या फिर अपने बूते लड़ना है। इस परिस्थिति में आरिफ साहब यानी राजभवन किस रूप में सक्रिय होगा, सबकी नजर उस पर जाकर टिक जानी चाहिए और उसके लिए एक बिसात बिछनी शुरू हो रही है। चौथा सवाल, क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा? जो बड़े और करीब सिपह सलार नीतीश कुमार के साथ हैं, इस दौर में दिल्ली में जो पहुंचे हैं, उनके साथ हमजोली कार्यक्रम शुरू हो चला है और दिल्ली चुनाव खत्म होते होते यानी फरवरी बीतते बीतते बिल्कुल नई परिस्थिति बिहार की राजनीति में आकर खड़ी हो जाएगी। पांचवां सवाल, प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहेगी? प्रशांत किशोर जिस तर्ज पर लालू और नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, बावजूद इसके उपचुनाव में वो एक विकल्प के तौर पर उभर नहीं पाए, सिवाय इसके कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या उनकी राजनीति बीजेपी से हटकर होगी? क्योंकि अभी तक उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा ही नहीं है। जो सत्ता में है उन पे साधा गया,
लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी प्रशांत किशोर के निशाने पर आई, लेकिन बीजेपी नहीं आई है जिस तरीके से खुलकर आ जाना चाहिए था। तो क्या उनकी भूमिका बिल्कुल नई दृष्टि के साथ एक राजनीतिक गठबंधन के आश्रय, जो दिखाई दे भी रहा है और दिखाई ना भी दे, इस परिस्थिति में रहेगी? इन 5 सवालों के बीच का सबसे बड़ा सवाल बिहार की वो आर्थिक, माली, बेरोजगारी, युवाओं की वह परिस्थिति है जो पहली बार राजनीतिक शक्ल अगर ले लेती है तो वो किसके पीछे चलेगी। यह सवाल अब बड़ा हो चला है और इस सवाल का जवाब अभी भी ना नीतीश कुमार के पास है, ना दिल्ली में बैठे अमित शाह के पास है। और यही वो परिस्थिति है जिसकी काट इस दौर में बीजेपी खोजना चाहती है। कांग्रेस अभी तक हरकत में आई नहीं है। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर मानकर चल रहे हैं ये परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। नीतीश और लालू, उनके पास एक ही हथियार है। बार बार तेजस्वी यादव जो कहते हैं मैं चंद दिनों तक डिप्टी सीएम ही रहा लेकिन मैंने कितनी नौकरियां दे डाली। एकमात्र यही हथियार है, लेकिन यह एकमात्र हथियार सत्ता तक पहुंचाता नहीं है, क्योंकि बिहार की माली हालत बीपीएल वाली है, गरीबी की रेखा से नीचे वाली है। इसीलिए पहली बार बिहार को लेकर जो चिंतन मनन दिल्ली के भीतर है, उसमें पहले पन्ने पर नीतीश कुमार का नाम तो लिखा है, लेकिन उस चेहरे के आश्रय राजनीति साधने का नाम कहीं जिक्र नहीं है। पहली बार लालू यादव को लेकर उतनी गंभीरता नहीं है बनिस्पत चिराग पासवान को लेकर जितनी बड़ी गंभीरता इस दौर में उभरने लगी है। और बिहार को लेकर जो भी कुछ दिया गया, चाहे 2014-15 में जो योजनाओं का ऐलान हो या 1.25 लाख करोड़ देने का जिक्र हो, उससे हटकर वो कौन सी राजनीतिक परिस्थिति है जिसके लिए राजभवन को अब बहुत सारी चीजें तय करनी है और ये खेल वहां के राज्यपाल नए नए बने आरिफ साहब को ही खेलना है। और पूरी बीजेपी उनके पीछे खड़ी नजर आएगी, क्योंकि बिहार का रास्ता उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा, यह हर कोई जानता है। और उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला से कोई भी डिगने को दिल्ली में तैयार नहीं, तो उससे पहले बिहार अपने अनुकूल बीजेपी को करना है। यह बीजेपी की मानसिकता दिल्ली के गलियारों के भीतर, अमित शाह के घर में देर रात तक चिंतन मनन, ये सारी परिस्थितियां उस दिशा में जा चुकी है। इंतजार दिल्ली चुनाव के परिणामों के बाद का होगा, लेकिन बिसात तो अभी से बिछनी शुरू हो गई है, जो शायद नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी भी है और नीतीश कुमार के लिए एक नया रास्ता खोलने की परिस्थितियां भी हैं। दोनों के बीच दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई है। वो राज्य गंवाना चाहती नहीं है, राज्य गंवाते हुए देखना भी नहीं चाहती है। जाहिर है बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए, इंतजाम उसका भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।